तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है सामाजिक विज्ञान का मानव अधिकार एवं बाल संरक्षण को आज हम कवर करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में भी दिया गया है। यहाँ पर हम आपको मानव अधिकार और बाल संरक्षण पूरा कंप्लीट कराएंगे, थ्योरी भी कराएंगे, साथ ही साथ में 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी करवाने वाले हैं, जो पीवाईक्यू भी इसमें शामिल रहेगा, यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आपको मिलेगा और एमसीक्यू भी मिलेगा, जो आपकी आगामी परीक्षा में आ सकता है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। कल भी हमने एक वीडियो करवा दी है, जो यूरोपीय शक्तियां भारत में किस तरह से आई, कैसे स्थापित हुई, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन पहले गया, कौन बाद में गया, वो सब कुछ कल हमने आपको करवा दिया है। तो कल वाली वीडियो भी आप लोगों को देख लेना है। तो एपटेक के नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित आपके लिए हम ये क्लास लेकर के आ गए हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहली स्लाइड पर। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और हर चीज आपको एकदम क्लियर होते हुए चलेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि मानव अधिकार की शुरुआत कैसे हुई। तो भाई सबसे पहले 1215 में एक मैग्ना कार्टा यहाँ पर पारित किया गया, जिसमें मानव अधिकारों की प्रथम लिखित घोषणा की गई थी। प्रश्न बनेगा मानव अधिकारों की पहली लिखित घोषणा कहां पर की गई। तो 1215 में जो इंग्लैंड की राजा ने मैग्ना कार्टा बनाया था, मैग्ना कार्टा पेश किया था, वहां पर मानव अधिकारों की बात पहली बार लिखित रूप में की गई। उसके बाद में 1948 आता है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को इसको अपना लिया गया है और इसे हम सार्वभौम घोषणा मानते हैं, यानी कि अब पूरे विश्व ने मान लिया कि हाँ भाई मानव अधिकार मानवों के पास में होना चाहिए। तो यूडीएचआर ने 1948 10 दिसंबर को इसको अपनाया था, इसलिए 10 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अब हम भारत की बात कर लेते हैं भाई। देखो पहले हो गया पहली बार कब हुआ, फिर हो गया विश्व ने कब अपनाया। अब हम बात करते हैं भारत ने कैसे क्या अपनाया। तो भारत ने 1993 में भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जो 1993 से लागू है और इसके अंदर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी की स्थापना की गई। तो ये पूरा बेसिक हो गया कि कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, ये डेट आपसे पूछ लेते हैं कि मानव अधिकार आयोग जो मानव अधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो भाई 10 दिसंबर को हम इसको अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। अब हम भारत में बात करेंगे और इसको हम एनएचआरसी कहते हैं। संरचना कैसे क्या है, एकदम जो अपडेट वाला है 2019 में, एकदम नवीन जो आया है, नया नया जो आया है अपडेट होकर के, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर संशोधन 2019 में किया गया है। चलिए क्या बोला गया है, इसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश रहेगा। पहले जब जिसको अपडेट नहीं किया गया था, जब संशोधन नहीं किया गया था, तो यही कहा गया था भाई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा जो सेवानिवृत्त हो। लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। उनके अलावा कौन होगा, तो देखो सदस्य इसमें कौन होंगे, एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और 7 पदेन सदस्य होंगे, यानी कुल मिलाकर के 5 1 6 7 13 सदस्य इसमें होते हैं। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी 13 सदस्यीय आयोग है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं पदेन सदस्य में कौन कौन होगा। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो मतलब अध्यक्ष होंगे वो अपने आप ही इसके सदस्य बन जाएंगे। इसके अलावा बाल अधिकार आयोग और दिव्यांग जन के जो आयुक्त यानी अध्यक्ष होंगे वो इसमें अपने आप ही शामिल हो जाएंगे। तो ये लोग ऑलरेडी पदेन सदस्य होते हैं, ये अपने आप इसमें शामिल हो जाते हैं। पदेन का मतलब जानते हैं, पदेन का मतलब है कि जिनका कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई चुनाव नहीं होता है। जैसे कि नीति आयोग की अगर हम बात करें, जो नीति आयोग अपना है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। अब नीति आयोग की जो अध्यक्ष है, इनका कोई चुनाव इलेक्शन वगैरह नहीं होता है। जो पीएम होगा वो अपने आप नीति आयोग या फिर योजना आयोग का अध्यक्ष बन जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पदेन अध्यक्ष। अनिवार्य क्या है, तो कम से कम एक महिला सदस्य इसमें होना चाहिए। ये अनिवार्य कर दिया गया है कि भाई इसमें एक महिला सदस्य अवश्य होंगी, ये आप नकार नहीं सकते हैं, महिला सदस्य होना अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की प्रक्रिया देखते हैं।
देखिए, अब हम बात करते हैं नियुक्ति प्रक्रिया, कैसे-कैसे अपॉइंटमेंट इन लोगों का होता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा 6 सदस्यीय एक समिति बनाई जाती है। यानी कि राष्ट्रपति कहता है देखो हमारे पास में इतना टाइम नहीं है, हम हटा सकते हैं लेकिन भाई नियुक्त कैसे करेंगे, बहुत इसमें झंझट है। एक काम करते हैं 6 लोगों की सदस्य की जो है कमेटी बना देते हैं, जिसमें कौन-कौन होगा। तो देखो सबसे पहले प्रधानमंत्री रहेंगे जो कि इसके अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना इसका अध्यक्ष कौन होता है, जो कमेटी बनाई जाती है, प्रधानमंत्री महोदय। उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष भी इसमें शामिल रहेंगे। उसके बाद में लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वो शामिल रहेगा। राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो शामिल रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे और राज्यसभा का उपसभापति होता है। भाई ध्यान रखना, यहाँ पर उपसभापति की बात की जा रही है, सभापति की बात नहीं की जा रही है। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो जो राज्यसभा है इसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को इस समिति में शामिल नहीं किया जाता है। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। कौन कौन शामिल रहेगा, प्रधानमंत्री महोदय, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यसभा का उपसभापति। विपक्ष से कौन कौन रहेगा, राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता रहेगा वो इसमें शामिल रहेगा और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता रहेगा वो भी इसमें शामिल रहेगा मेरे भाई, ठीक है? चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ में आप लोगों को बता दें एमपी टेट वर्ग 2 जो आपकी पात्रता परीक्षा है, सोशल साइंस और मैथ के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार कर लिए गए हैं। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप लोग ये कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में ये प्रैक्टिस सेट जो पूरा इन्फोग्राफिक नोट्स हैं ये भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अभी हैप्पी होली ऑफर चल रहा है, 299 की जगह मात्र 189 रुपए में अभी आपको ये नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो जल्दी से ऑफर का फायदा उठाइए। वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों के आपको नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दोनों नोट्स अभी 189 रुपए के उपलब्ध है। करना कुछ खास नहीं है, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी क्यूआर कोड का आपको स्क्रीनशॉट खींच लेना है। इसी पर आपको 189 रुपए का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। नीचे लिख देना एमपीटेट वर्ग 2 सोशल साइंस नोट्स या फिर साइंस नोट्स या फिर मैथ नोट्स, जो भी चाहिए आपको, और उसको उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे आने वाले सारे प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचते रहेंगे मेरे भाई एग्जाम तक, ठीक है? चलिए सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब हम वापस से चलते हैं जहां पर हम अभी पढ़ रहे थे, ठीक है? चलिए, तो हम अभी तक कहाँ पहुंच गए थे, तो हमने जो है एक कमेटी बना दी थी और नियुक्ति प्रक्रिया पे हम चल रहे थे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, कार्यकाल एवं शक्तियां देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या कार्यकाल रहता है। तो टेन्योर एंड पावर्स की अगर हम बात करें तो कार्यकाल देखिए, कलर चेंज कर लें क्योंकि डार्क है तो इस पे ग्रीन कलर चलेगा। कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। पहले ये 5 वर्ष हुआ करती थी लेकिन घटा करके अब 3 वर्ष कर दिया गया है, यानी इसके जो सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, या फिर अगर उनकी 70 वर्ष आयु हो जाती है तो दोनों परिस्थितियों में वो अपना त्याग पत्र दे देंगे। शक्ति क्या है, तो सिविल न्यायालय के समान इनको शक्तियां प्राप्त हैं। धारा 13 में ये बात कही गई है कि सिविल न्यायालय के जो आपके सिविल न्यायालय के जो लोग होते हैं उनको, न्यायाधीशों को जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वही शक्ति यहाँ पर प्राप्त रहेगी जो इसके अध्यक्ष, सदस्य, अन्य लोग जो होंगे, ठीक है? सीमा तो 1 वर्ष की समय सीमा, यानी कि 1 वर्ष के भीतर अगर इसके पास में कोई शिकायत कर दी गई है तो 1 वर्ष के भीतर वाले पर ही ये जो है अपने कानून को लागू कर सकता है, जांच कर सकता है। अगर 1 वर्ष से पुराना कोई मामला है तो ये जांच नहीं कर पाएगा, यानी सीमा भी है, 1 वर्ष की समय सीमा है। 1 वर्ष से पुराने मामलों पर ये जांच नहीं कर सकता है एनएचआरसी। प्रकृति क्या है, तो प्रकृति है सलाहकारी, यानी कि एडवाइजरी है। ये केवल सिफारिश कर सकता है सरकार से, ये ऐसा ऐसा हुआ है, आप इसको ये सजा दीजिए, लेकिन बाध्यकारी नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि सरकार इसको माने या फिर ना माने, ठीक है? तो ये सलाहकारी प्रकृति का होता है एनएचआरसी, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखो, हमने भारत की बात कर ली, विश्व की बात कर ली, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की, राज्य मानव अधिकार आयोग की। चलिए राज्य मानव अधिकार आयोग में देख लेते हैं नियुक्ति कौन करेगा। भाई वहां पर राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा था समिति के माध्यम से, यहाँ पर नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल किसकी नियुक्ति, मतलब किसके आधार पर नियुक्ति करेगा, तो राज्यपाल भी एक समिति बनाएगा। वहां पर जो है प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे समिति के, यहाँ पर मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है?
और वही सारा सिस्टम है। विधान परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वो भी इसके जो है कौन हो जाएंगे, सदस्य हो जाएंगे। विधानसभा के जो होंगे वो भी इसके, पूरा सिस्टम वही है, ठीक है ना। बस अंतर क्या हो जाता है कि वहां पर राष्ट्रपति हटा सकता था, यहाँ पर भी केवल राष्ट्रपति ही हटाएगा, राज्यपाल के द्वारा HSRC के सदस्यों को हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो संरचना देख लीजिए कौन कौन इसमें होगा। एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे, ऐसा धारा 21 में बताया गया है। धारा 21 में इसके गठन के बारे में बताया गया है। भाई 3 सदस्यीय ये आयोग रहेगा, जिसमें एक अध्यक्ष रहेंगे, 2 सदस्य रहेंगे, और धारा 30 जो है वो मानव अधिकार न्यायालय की बात करती है। 2 धाराएं महत्वपूर्ण है इसमें। धारा 21 गठन की बात करती है, धारा 30 मानव अधिकार न्यायालय की बात करती है, SHRC की। चलिए ये नोट्स के बारे में आप लोगों को फिर से बता दें। अतुल शुक्ला सर की एमपी टेट एग्जाम सोशल साइंस के बेहतरीन सुपर सिलेक्शन नोट्स, सफलता की गारंटी आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं 7052547003 पर। जो लोग क्यूआर से पेमेंट ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, इसी पर आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको क्यूआर वहां पर भी सेंड कर दिया जाएगा, या अगर आप फोन पे नंबर चाहेंगे तो फोन पे नंबर भी आपको मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो जल्दी से नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए सफलता के इस दौड़ में। चलिए अब हम शुरू करते हैं बाल अधिकार। तो देखो हमने मानव अधिकार पढ़ लिया, विश्व स्तर पर पढ़ लिया 1215 से लेकर के 1993 तक, वो तीनों चीजें पढ़ ली हमने। इंडिया में पढ़ लिया हमने, एमपी में पढ़ लिया, सारी चीजें हम मानव अधिकार आयोग के बारे में कवर कर चुके हैं। बाकी जो प्रमुख धाराएं हैं अभी जब प्रश्न लगाएंगे पीवाईक्यू तो उसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाल अधिकार, चाइल्ड राइट आधारशिला के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बाल अधिकार भी आपके एग्जाम में मतलब आपके सिलेबस में दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं UNCRC, यानी कि वही विश्व स्तर से हम शुरुआत करेंगे। तो UNCRC 1989 में बच्चों के अधिकार का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है, जो विश्व में शुरू किया गया है। कब शुरू किया है? 1989 में इसको शुरू किया है। बच्चों के अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब ये विश्व में शुरू हो गया तो भारत में भी शुरू होगा। तो भारत में हम यहाँ पर आ जाएंगे। भारत ने 11 दिसंबर 1992 को इस पर हस्ताक्षर कर दिए कि हम भी आपके इस UNCRC को मानेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें 2 शब्द आते हैं, एक आता है इन्फेंटिसाइड। पूछते हैं भाई इन्फेंटिसाइड किससे संबंधित है? तो इन्फेंटिसाइड का अर्थ है शिशु हत्या। इसमें आता है फैटिसाइड। फैटिसाइड क्या होता है? तो फैटिसाइड को हम भ्रूण हत्या कहते हैं। अक्सर यहाँ पर कंफ्यूजन होता रहता है, ध्यान रखना। इन्फेंटिसाइड का मतलब है शिशु हत्या, फैटिसाइड का अर्थ है भ्रूण हत्या, ठीक है। अब परिभाषा देखिए, तो परिभाषा में क्या है कि बालक कौन होगा ये बता दो। प्रश्न ये बहुत बार पूछा गया है कि भाई UNCRC के अकॉर्डिंग या फिर भारत के अकॉर्डिंग बालक कितने वर्ष की उम्र का व्यक्ति होगा? तो 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति बालक कहलाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। भाई कोई भी आप अगर अपने यहाँ कोई भी चीज लागू करते हैं तो एक आयोग बनाना पड़ता है जिससे कि सारी चीजें सही से चलती रहे। जैसे 1993 में हमने मानव अधिकार आयोग बनाया था, तो हम यहाँ पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात करेंगे। NCPCR की बात हम करने वाले हैं। देखिए ये जो अधिनियम है इसे हम CPCR एक्ट 2005 कहते हैं, जो कि 2007 में स्थापित कर दिया गया। देखो ये एक्ट कब बना? 2005 में। स्थापित कब हुआ? 2007 में, ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन इसमें रहता है, कितने अध्यक्ष कितने सदस्य रहते हैं। तो सबसे पहले हम अध्यक्ष की बात करते हैं। तो चेयरमैन एक रहेगा, 6 इसमें सदस्य रहेंगे, और कम से कम 2 महिला सदस्यों का रहना अनिवार्य है। फिर से देख लीजिए, 7 सदस्यीय यह आयोग रहता है, जिसमें एक तो अध्यक्ष रहते हैं यानी कि एक प्रेसिडेंट रहते हैं, 6 अन्य सदस्य रहते हैं, कुल मिलाकर के 7 लोग। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2 महिला यानी कि 2 वुमेन का इसमें रहना अनिवार्य किया गया है। चलिए कार्यकाल की बात करते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल होगा 3 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की आयु। चाहे तो 3 वर्ष का कार्यकाल हो जाए या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाएगा अपना जो है सदस्य जो है वो त्याग पत्र दे देंगे। अब देखो ये अध्यक्ष की बात हो गई। हम सदस्यों की बात करते हैं। तो सदस्यों में ध्यान रखना, टाइम तो वही 3 वर्ष रहेगा लेकिन आयु 60 वर्ष हो जाएगी। तो अध्यक्ष की 65, सदस्यों की 60, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अच्छे से पढ़ते चलना, अभी आप MCQ लगाएंगे तो ये सारी चीजें आपके काम में आने वाली हैं। चलिए संवैधानिक सुरक्षा की बात करते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बाल अधिकार संरक्षण की वर्णन जो है बालकों के लिए जो संरक्षण है इसका वर्णन संविधान में कहां कहां पर किया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 21A एप्टेक का फेवरेट, ये तो बहुत पूछता है एप्टेक, ठीक है।
आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बालक होंगे उनको शिक्षा का अधिकार जो है वो इनका मौलिक अधिकार है। यानी अगर इनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिला तो वो लोग सीधे सीधे जा सकते हैं कहां पर, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 24 क्या कहता है, ये भी इनका मूल अधिकार है। बाल श्रम निषेध, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से अगर बाल श्रम कराया जाता है तो फिर वो लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं या फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है। अब नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में कहां पर बात की गई है, आर्टिकल 39E और 39F में बात की गई है स्वास्थ्य और गरिमा, बालकों की स्वास्थ्य और गरिमा के लिए आर्टिकल 39E और 39F में बात की गई है। वहीं आर्टिकल 45 क्या बात करता है, तो बाल्यावस्था देखरेख 0 से 6 वर्ष तक के जितने भी बालक होंगे उनकी देखरेख की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जैसे कि आप देखते हैं आंगनवाड़ी की व्यवस्था की जाती है, पोषण उपलब्ध कराया जाता है, अलग अलग आयोग बनते हैं, तो ये सब कहां से बनते हैं, यही आर्टिकल 45 भी कहता है कि राज्य की यह जिम्मेदारी होगी कि 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की सारी स्वास्थ्य की जो है देखभाल जो है राज्य सरकार करेगी, उसकी व्यवस्था करेगी। ये डीपीएसपी हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हमारे लिए पॉक्सो एक्ट ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको लागू करने की डेट पूछी जाती है। तो पॉक्सो एक्ट 2012 में आया, प्रभावी कब से हुआ, 14 नवंबर, बाल दिवस के दिन से इसको प्रभावी किया गया। 14 नवंबर 2012 प्रभावी किया गया पॉक्सो एक्ट को। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए अब हम जेंडर नेचुरल की बात करते हैं, तो ये बालक और बालिका दोनों पर काम करता है, यानी पॉक्सो एक्ट जो है वो दोनों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। धारा 3 और 5 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपराध की परिभाषा धारा 3 और 5 में दी गई है। एक बात और ध्यान रखना, आपसी सहमति कंसेंट का कोई महत्व नहीं है। यदि अगर बच्चा 18 वर्ष से कम उम्र का है तो इसमें राजीनामा नहीं होगा। राजीनामा आपने सुना होगा, कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अगर आपसी सहमति बन जाती है तो उसकी सजा को माफ कर दिया जाता है। लेकिन पॉक्सो एक्ट में ये सब नहीं होगा। अगर बालक 18 वर्ष से कम उम्र का है, उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही की गई है, उसको हानि पहुंचाई गई है, तो इसमें राजीनामा का कोई भी सिस्टम नहीं रहता है। पॉक्सो एक्ट राजीनामा को सिरे से खारिज करता है। आगे बढ़ते हैं, किशोर न्याय एक्ट ये भी बनाया गया है बालकों के लिए, इसे हम जेजे अधिनियम कहते हैं, 2015 में ये आया है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, निर्भया कांड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वर्ष 2000 में निर्भया कांड हुआ था। इसके बाद में क्या किया गया, उसमें जो बालक पकड़े गए थे, जो मतलब जिन लोगों ने अपराध किया था वो 18 वर्ष से कम उम्र के थे, तो वहां पर जुवेनाइल एक्ट के द्वारा उनको सजा दी गई और वो सजा काफी कम होती है। तो फिर वहां पर यह बताया गया कि अगर निर्भया कांड के बाद 2000 के बाद में कानून में बदलाव किया गया। इसमें मुख्य बदलाव यह किया गया कि 16 से 18 वर्ष का कोई अगर बच्चा जघन्य अपराध करता है, यानी कि बहुत कह सकते हैं कि हिनियस क्राइम करता है, बहुत ज्यादा, जैसे कि रॉड वगैरह आपने इसके बारे में सुना ही होगा, माथे पर रॉड मारी थी, बहुत ज्यादा मतलब कि जघन्य अपराध करता है, तो उसको वयस्कों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जैसे 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों पर केस किया जाता है, उसी तरह से इन 16 से 18 वर्ष के लोगों के ऊपर भी केस किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक है कारा। ये कारा क्या है, तो कारा है दत्तक ग्रहण प्राधिकरण, यानी कि जो लोग बच्चों को गोद लेते हैं उनके लिए कारा एक्ट बनाया गया है। कारा एक्ट के द्वारा ही वो लोग गोद ले सकते हैं बच्चों को। ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो चाइल्ड है वो एडोलसेंस लोगों को गोद ले सकते हैं। तो चाइल्ड 14 वर्ष से अधिक उम्र का जो है उसके बारे में कारा में बताया गया है। साथ ही साथ में 14 से 18 वर्ष के बालकों के बारे में भी कारा में बताया गया है, यानी कि आप बालक गोद ले सकते हैं और इस बालक में 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे भी आएंगे और 14 से 18 तक के एडोलसेंस को भी आप लोग गोद ले सकते हैं। उसका सारा नियम जो है वो कारा से, तो वो कारा से ही पूछा यही जाता है कि ये कारा किससे संबंधित है, तो गोद लेने की प्रक्रिया से संबंधित है। दत्तक ग्रहण प्राधिकरण के तहत कारा बनाया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब परीक्षा में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको भ्रमित कर सकते हैं, जहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को भी हमने अलग से ले लिया है। अब चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे और हर जगह शेयर करेंगे कि इस तरह से आपकी पढ़ाई एमपी टेट वर्ग 2 की सक्सेस जंक्शन पर चल रही है। ठीक है मेरे भाई। चलिए सबसे पहले एनएचआरसी का अध्यक्ष केवल सीजेआई होता है, अभी तक हुआ करता था, लेकिन 2019 में संशोधन कर दिया गया है। अब केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जो है
वो भी इसका अध्यक्ष बन सकता है। एसएचआरसी को राज्यपाल हटा सकता है? नहीं भैया, एसएचआरसी को राज्यपाल नहीं हटा सकता है, इसको भी राष्ट्रपति ही हटाते हैं। हालांकि नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा बनेगी समिति से होती है, लेकिन हटाने का काम राष्ट्रपति ही करेंगे। बाल विवाह की उम्र समान है? नहीं, बाल विवाह की उम्र अलग है, पुरुष 21 और महिला 18, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन, ये तो एमपी पुलिस वगैरह में भी पूछ लेते हैं। कौन संबंधित है? कैलाश सत्यार्थी संबंधित है और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। अगला, एनएचआरसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। एनएचआरसी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, इसे हम सरदार पटेल भवन कहते हैं। पेरिस सिद्धांत क्या है? तो मानव अधिकारों के मानक तय किए गए थे 1991 में पेरिस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। हवाना नियम क्या है? तो किशोरों के संरक्षण से संबंधित है हवाना नियम। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे एमसीक्यू की तरफ। तो सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सक्सेस जंक्शन चैनल के माध्यम से आप लोग सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं और सुपर सिलेक्शन नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस को हम लगा लेते हैं। सामाजिक विज्ञान एमपी टेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें आज हम कवर करेंगे मानव अधिकार एवं बाल संरक्षण आयोग के सभी महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये नोट्स के बारे में आपको बता चुके हैं, आप लोग ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होगा? कौन इसमें शामिल नहीं हो सकता है? तो अभी आपको बताया था राज्यसभा के सभापति शामिल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहेंगे, लोकसभा अध्यक्ष रहेगा, राज्यसभा के उपसभापति रहेंगे एवं लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता भी इसमें शामिल रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री भी इसमें शामिल रहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर डिटेल आपको बता देते हैं। देखिए, तो मानव संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 4 के अनुसार ये आर्टिकल मतलब धारा 4 में बताया गया है, चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के उपसभापति भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होते हैं। नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा स्पीड तेज रखेंगे नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। किस अंतर्राष्ट्रीय संधि को बच्चों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो अभी हमने आपको बताया था कि भाई ये जो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुआ था, जो आप यूएनसीआरसी कहते हैं 1989 वाला, इसको हम बालकों के लिए मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो यूएनसीआरसी 1989 बच्चों के अधिकारों पर सबसे व्यापक दस्तावेज है। भारत ने 11 दिसंबर 1992 को इस पर हस्ताक्षर किए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, एनएचआरसी के अध्यक्ष के संदर्भ में 2019 के संशोधन के बाद अब कौन पात्र है? कौन इसमें पात्र है? केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश? नहीं भैया, केवल नहीं, केवल शब्द जहां पर भी लग जाए समझ लीजिए नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये केवल वाले दोनों हट जाएंगे। ठीक है, भारत का सेवानिवृत्त चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या फिर उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, इसका अध्यक्ष बन सकता है। 2019 में संशोधन किया गया है। देखो, केवल वाले तीनों ऑप्शन अपने आप ही कट जाएंगे, ये थोड़ा सा आपको ट्रिक ध्यान रखना है। केवल जहां पर भी मिले समझ लेना नेगेटिव सेंस दे रहा है, तीनों ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे, एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यहाँ पर हमने आपको बता दिया, अभी इसके बारे में बताया था, है ना। चलिए अब पॉक्सो एक्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। पॉक्सो अधिनियम की किस धारा के तहत सहमति, कॉन्सेंट का बचाव मान्य नहीं है? यानी कि भैया आपको बता, राजीनामा इसमें नहीं हो पाएगा। ये कौन सी धारा कहती है? तो यह पूरे अधिनियम पर लागू होता है, यानी कि कोई धारा नहीं, पूरा एक्ट ही इसी पर बताया गया है कि भाई ये पूरे अधिनियम पर लागू होता है कि कहीं पर भी पॉक्सो एक्ट में कोई भी राजीनामा नहीं होगा। पॉक्सो कानून के तहत 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा कानूनी रूप से सहमति देने के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए आपसी सहमति का तर्क शून्य हो जाता है। चलिए, यानी भाई वो बच्चा है, वो क्या राजीनामा करेगा, उसको क्या पता है कि क्या होता है राजीनामा, है ना, तो इसलिए कहीं पर भी लागू नहीं होगा। मानव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के बाद आयोग के सदस्यों की पदावधि क्या है? आयोग की जो सदस्य की बात की जा रही है, अध्यक्ष की नहीं, सदस्य की, तो आयोग के सदस्य की पदावधि क्या होगी? तो ये होगी 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, ये दोनों पे काम करता है। ठीक है, तो मानव अधिकार में ये दोनों बराबर होती है, 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो कौन हो, सदस्य हो। ठीक है, पहले 5 वर्ष थी, जिसे अब घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया है, जिससे कि अधिक अवसर और ताजगी यहाँ पर बनी रहे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, पेरिस सिद्धांत की बात करते हैं। पेरिस प्रिंसिपल का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी, राज्य मानव अधिकार से या फिर बाल श्रम उन्मूलन से? तो पेरिस का जो संबंध है वो राज्य मानव अधिकार संस्थान NHRSA की स्थापना से संबंधित है। अभी आपको पेरिस वाला बताया था कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट के जस्ट नीचे, ठीक है। चलिए 1991 में अपनाए गए सिद्धांत थे राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान की स्वतंत्रता और स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए यह एक वैश्विक मानक है, पेरिस सिद्धांत। 7 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम निषेध के यानी चाइल्ड लेबर से संबंधित है? तो आर्टिकल 24 में कहा गया भैया 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई भी पारिश्रमिक नहीं कराया जाएगा। चलिए तो आर्टिकल 24 तो 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखाने या फिर जोखिम वाले स्थानों पर कार्य नहीं कराया जा सकता है। 8 नंबर देखिए, NHRC के पास जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां होती हैं? तो सिविल कोर्ट की शक्तियां NHRC के पास में होती हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। ऊपर हमने आपको बताया था कि इनके सभी सदस्यों को सिविल न्यायाधीश के समान शक्तियां प्राप्त होंगी। अब आप लोगों से निवेदन है, इससे पहले हमने यूरोपीय शक्तियों वाला वीडियो बनाया था, मात्र अभी तक 130 व्यूज आए हैं। इतनी मेहनत करने के बाद में मेरे भाई 130 व्यूज आ रहे हैं, बताइए क्या ये सही है? 24 घंटे के अंदर मात्र 130 व्यूज, इतनी मेहनत करने के बाद में, यानी कि आप लोग ना तो शेयर कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। तो ये वाली वीडियो पर हम देखेंगे, अगर इस पर भी वही 150 के आसपास व्यूज रहते हैं तो फिर हम ये वीडियो बनाना ही बंद कर देंगे भाई। हम वापस से डिप्टी जेलर और जेल प्रहरी पुलिस वालों की वीडियो बनाने लगेंगे, क्योंकि आप लोग सहयोग प्रदान कर ही नहीं रहे हैं, है ना। तो इतनी मेहनत हम अगर उन लोगों पर करेंगे तो वो लोग शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये वीडियो सीरीज चलनी चाहिए, प्रैक्टिस सेट चलनी चाहिए या नहीं चलना चाहिए, सीधी बात। तो सिविल न्यायालय की शक्तियां इनको प्राप्त होती हैं। चलिए, अगर आपके घर में मोबाइल है तो उसमें चला दीजिए, घर में हर घर में 7-7, 8-8 मोबाइल है, हर पे सब्सक्राइब कर लीजिए, हर पे चला दीजिए। अगर 7-7, 8-8 भी चलाते हैं तो अगर 13 चौक 52 520 तो अपने आप ही आ जाएंगे, है ना। 130 लोग अगर अपने अपने घर के किसी भी मोबाइल में चला देंगे, ठीक है। चलिए, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अधिनियम की धारा 13 के तहत, धारा 13 कहती है भाई आयोग के गवाहों को बुलाने, शपथ दिलाने और सब पेश करने के लिए सिविल कोर्ट की जो है इसको शक्तियां दी गई हैं NHRC को। चलिए, हवाना नियम, ये भी अभी बताया था। हवाना नियम का संबंध किसके संरक्षण से है? तो हिरासत में लिए गए किशोरों से संबंधित है हवाना एक्ट, सबसे लास्ट में आपको हमने बताया था, ठीक है। 1990 से यह नियम सुनिश्चित करते हैं कि स्वतंत्रता से वंचित किशोरों के मानव अधिकारों का सम्मान किया जाए। चलिए, SHRC यानी कि राज्य मानव अधिकार के अध्यक्षों की, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई राज्य की बात की जाए तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल के आधार पर जो समिति बनाई जाएगी, है ना। तो मुख्य रूप से इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। NHRC में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हटाएगा कौन? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, देखें पता चले कि भाई कितनी आप लोग तन्मयता से सीख रहे थे कि चाहे वो NHRC हो या फिर SCRC हो, इनके सदस्यों या फिर अध्यक्षों को हटा कौन सकता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए, तो राज्यपाल एक विशेष चयन समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति करते हैं, अभी बताइए आपको। अगला, मानव अधिकार संरक्षण एक्ट 1993 की कौन सी धारा मानव अधिकार न्यायालय से संबंधित है? किस धारा में मानव अधिकार न्यायालय की बात की गई है? अभी बताया था, महत्वपूर्ण धारा है धारा 30। धारा 30 में मानव अधिकार के न्यायालय की बात की गई है, ठीक है। प्रत्येक जिले में एक मानव अधिकार न्यायालय निर्दिष्ट कर सकता है केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार। चलिए, 11 नंबर देखिए, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का क्या अर्थ होता है? हमने 2 शब्द आपको बताए थे, एक इन्फेंटिसाइड, एक फैटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का अर्थ है शिशु हत्या, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है। जन्म के 1 वर्ष से कम आयु की जो बालक होते हैं उनको शिशु कहा जाता है, जो 1 वर्ष से कम के होते हैं, और उन्हीं की हत्या को शिशु हत्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड कहते हैं। चलिए, अगला, NHRC का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। तो अभी बताया था NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो अधिनियम की धारा 3(5) के अनुसार NHRC का मुख्यालय दिल्ली में होगा। हालांकि यह भारत में कहीं भी कार्यालय स्थापित कर सकता है, लेकिन वर्तमान में दिल्ली में ही है। अगला, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो बताइए, ये किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण एक्ट, यानी कि आपसे बात की जा रही है पॉक्सो एक्ट की। पॉक्सो एक्ट 2015 में पारित किया गया। कौन से केस के बाद में? निर्भया कांड के बाद में। 2000 में जो निर्भया कांड हुआ था उससे सीख लेते हुए 2015 में इसका जो है निर्भया मामले के बाद में 2000 के पुराने कानून को बदल करके 2015 में JJ एक्ट लाया गया, जिसमें 16 से 18 वर्ष के किशोरों पर जघन्य अपराध के स्थिति में उनके ऊपर भी उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी जैसे वयस्कों पर कार्रवाई की जाती है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यानी कि UNHRC का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2006 में UNHRC का गठन किया गया है। इसे पूर्ववर्ती मानव अधिकार आयोग
का स्थान लिया है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ध्यान रखना, यूएनएचआरसी का मुख्यालय जिनेवा में है। मुख्यालय ही इसका ज्यादातर पूछते हैं। अगला, एनएचआरसी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपेगा? तो एनएचआरसी अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। धारा 20 ये कहती है कि एनएचआरसी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को और एससीआरसी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है, जो इसे विधायिका के पटल पर रखते हैं। चलिए, बाल अधिकार संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग यानी कि एनसीपीसीआर किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा गया है एपटेक के द्वारा। ठीक है, देखिए, तो इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट 2005 के तहत मार्च 2007 में की गई थी। अगला देखिए, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा यानी कि यूडीएचआर ये कौन से अनुच्छेद में है, यानी इसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें कुल 30 अनुच्छेद शामिल हैं, 30 आर्टिकल हैं इसमें। 10 दिसंबर 1948 को अपनाई गई इस घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं जो मौलिक मानव अधिकारों को सूचीबद्ध करते हैं। अगला, एनएचआरसी का अध्यक्ष पद रिक्त होने पर उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? यानी कि अगर एनएचआरसी का अध्यक्ष नहीं रहता है तो ऐसे में कौन उसको संभालेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा एक सदस्य की नियुक्ति की जाएगी, वो एनएचआरसी के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार संभालेगा। धारा 7 में ये बात कही गई है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। 19 नंबर, कारखाना एक्ट 1948 के अनुसार किस आयु से कम के बच्चों का नियोजन प्रतिबंधित है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कहीं पर भी कारखाने में कार्य पर नहीं लगा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? पहले ही बता रखा, 10 दिसंबर को ही मानव अधिकार को सार्वभौम घोषणा की गई थी। एनएचआरसी के किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार किसके पास में है? तो इसके किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास में है, पहले ही करा रखा है। ठीक है, और किस आधार पर? तो राष्ट्रपति दुर्व्यवहार या क्षमता के आधार पर इनको हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगी। अगला है आरटीई, राइट टू एजुकेशन, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आरटीई एक्ट के तहत अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की जाती है, और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A में कहा गया है, और ये इनका मौलिक अधिकार है। मानव अधिकारों की तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन में क्या क्या शामिल है? तो मानव अधिकारों की जो तीसरी पीढ़ी है इसमें सामूहिक या फिर विकास का अधिकार शामिल है। सामूहिक या विकास अधिकार, तीनों पीढ़ियां देख लेते हैं। प्रथम पीढ़ी में नागरिक राजनीतिक अधिकार है, द्वितीय पीढ़ी में आर्थिक और सामाजिक अधिकार है, तीसरी पीढ़ी में शांति, विकास और पर्यावरण के अधिकार इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए, अगला है बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट 2006 के तहत बालक की परिभाषा क्या है? तो 21 वर्ष से कम का पुरुष होगा, 18 वर्ष से कम की महिला होगी तो इसको बालक माना जाएगा। ध्यान रखना, बाल विवाह की बात की जा रही है। ठीक है, वैसे तो बालक 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को बालक मानते हैं, लेकिन बाल विवाह के केस में 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष बालक ही माना जाएगा। ठीक है, यानी 21 वर्ष नहीं है तो उसकी शादी नहीं की जा सकती है। कानून पुरुष के लिए 21 और महिला के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कहा गया कि दोनों की आयु सेम कर दी जाए, चाहे तो 18-18 या फिर 21-21 कर दी जाए, और उस पर सरकार अपना निर्णय लेगी। चलिए, अगला, मानव अधिकार संरक्षण एक्ट 1993 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? तो जो आपका मानव अधिकार एक्ट है इसमें कुल 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला, एनएचआरसी का पदेन अध्यक्ष कौन नहीं होता है? नहीं शब्द लगा हुआ है, कौन नहीं हो सकता है? तो देखो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अपने आप बन जाएंगे, हमने बताया था आपको। महिला आयोग के अध्यक्ष अपने आप बन जाएंगे। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष अपने आप बन जाएंगे। विधि आयोग के अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बाकी डिटेल भी हमने वहाँ पर लिख रखा है, जो आप नोट्स लेंगे तो आपको ये पूरे नोट्स मिलेंगे, ये वाला प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, तो आराम से पढ़ लेना। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मानव अधिकारों की रक्षा करना और वकालत करना, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य है। यह एक वैश्विक एनजीओ है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है। अगला, बाल श्रम निषेध और नियमन संशोधन एक्ट 2016 के तहत किशोर की आयु क्या है, यानी एडोलसेंस की आयु क्या होगी? तो 14 वर्ष से 18 वर्ष तक का जो भी बालक होगा उसे किशोर ही माना जाएगा। चलिए, मानव अधिकार आयोग कितने पुराने मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है? 1 वर्ष से अगर ज्यादा पुराने मामले आएंगे तो भाई इनकी सुनवाई एनएचआरसी नहीं कर सकता है। ठीक है, कौन से धारा में? धारा 36(2) के अनुसार आयोग किसी ऐसे मामले की जांच नहीं करेगा जिसकी घटना 1 वर्ष बीत जाने के बाद में लाई गई हो। चलो, एनएचआरसी की शक्तियां किसकी प्रकृति की होती हैं? तो ओनली एडवाइजरी, केवल सलाहकारी प्रकृति होती हैं, कोई भी तरह से बाध्यकारी नहीं है। ध्यान रखना है, बाध्यकारी तो बिल्कुल भी नहीं है, दंडात्मक भी नहीं है, विधायी भी नहीं है। चलिए,
तो इसका मतलब क्या है? तो आयोग सरकार को सिफारिशें दे सकता है, लेकिन वह स्वयं सजा नहीं सुना सकता या फिर मुआवजा देने के लिए स्वयं बाध्य नहीं कर सकता है। सरकार से बोलेगा, सरकार करना चाहेगी तो ही हो पाएगा। चलिए, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, बहुत पूछा गया है। 1098 ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो भारत में संकटग्रस्त बच्चों के लिए 24 घंटे फोन आपातकालीन सेवा है 1098। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। स्थापना 1946 में की गई है। अगला, सशस्त्र बलों के द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले एनएचआरसी की प्रक्रिया क्या है? अगर कोई सशस्त्र बल मानवाधिकार उल्लंघन का मामला करता है तो एनएचआरसी की प्रक्रिया क्या होगी? तो ऐसे में क्या होगा, वह केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है, केवल केंद्र सरकार इस पर जो है फैसला लेगी। तो धारा 19 के तहत सशस्त्र बलों के मामलों में आयोग की शक्तियां सीमित हैं। आयोग इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। केंद्र सरकार को बता सकता है, केंद्र सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। संविधान का कौन सा आर्टिकल बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 45 जो डीपीएसपी में दिया गया है, ये निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। ये राजकीय नीति से तत्वों के अंतर्गत आता है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ये अनिवार्य है। 35 मानवाधिकार संरक्षण एक्ट 1993 का विस्तार कहां तक है? तो पूरे भारत में है। अब तो जम्मू कश्मीर में भी हो गया, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, है ना। अब ये पूरे भारत में, संपूर्ण भारत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति का सदस्य कौन होता है? ठीक है, पूछा गया कौन होता है। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता, इसमें मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे, महान्यायवादी नहीं रहेंगे, चुनाव आयुक्त नहीं रहेंगे। लोकसभा और राज्यसभा का विपक्ष का नेता इसमें शामिल रहता है, ठीक है। चलो, तो राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए विपक्ष के नेताओं को शामिल किया गया, जिससे कि सारी बातें अपने मन से ना कर ले सरकार, है ना। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉक्सो कब से प्रभावी हुआ? 2012 से ये प्रभावी हुआ है पॉक्सो एक्ट। चलिए, और 2015 में संशोधन किया गया था इसमें, जिसमें वो 16 से 18 वर्ष के बच्चों को बच्चा नहीं माना जाएगा जघन्य अपराध की स्थिति में। विश्व मानवाधिकार सम्मेलन 1993 कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये वियना में आयोजित किया गया। इसे वियना कन्वेंशन कहते हैं। वियना घोषणा ने ही मानवाधिकार संस्थाओं को मजबूत करने पर विशेष रूप से जोर दिया था। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो अभी आपको बताया था, कैलाश सत्यार्थी। इनको नोबेल अवार्ड भी मिला हुआ है 2014 में। तो 2014 में बाल अधिकारों के कार्यों के लिए इन्हें नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। एसएचआरसी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा? तो एसएचआरसी किसको देगा अपनी वार्षिक रिपोर्ट? राज्य सरकार को देगा। और राज्य सरकार धारा 28 के अंतर्गत राज्य सरकार इसको कहां पर रखेगी? राज्य विधानसभा में इसको रखेगी। अगला, मानवाधिकार के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति किसके पास में है? अगर मानवाधिकारों की बात की जा रही है तो रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दी गई है, ठीक है। तो कमीशन क्या करता है? मानवाधिकार कमीशन अपनी बात सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहेगा और वो रिट जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 32 में भी बात की गई है और 226। आर्टिकल 32 यानी कि एससी सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 यानी कि आपका उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, देखो, यूएनसीआरसी, सीआरसी की बात की गई है। देखिए क्या कह रहे हैं कि यूएनसीआरसी के अनुसार बच्चे किस आयु तक माने जाएंगे? तो 18 वर्ष की उम्र के बालकों को बच्चा माना जाएगा, यूएनसीआरसी कहता है। मानव अधिकार न्यायालय में अभियोजन के संचालन के लिए नियुक्त वकील को क्या कहा जाता है? तो जो एनएचआरसी में वकील बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं विशेष लोक अभियोजक। धारा 31 कहती है सरकार एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करती है जिसे कम से कम 7 साल का अनुभव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना मुंह उठा के चले आए, 7 साल से अधिक का अनुभव होगा तभी वो इसके वकील बन सकते हैं एनएचआरसी में, ठीक है। मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा इनके वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है। 45 ए ग्रेड का दर्जा किस मानवाधिकार संस्थान को और कौन प्रदान करता है? यानी कि किसी भी मानवाधिकार संस्थान को ए ग्रेड का दर्जा कौन प्रोवाइड करेगा? इसको प्रोवाइड करेगा GANHR यानी कि ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल HR इंस्टीट्यूशंस जो है वो इनको प्रदान करेगा। यह पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन के लिए रेटिंग भी प्रदान करता है। आगे 46 संविधान की किस अनुसूची में बाल कल्याण का विषय शामिल है? तो 7वीं अनुसूची जो है जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची का अर्थ है केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो 7वीं अनुसूची में बाल कल्याण की बात कही गई है। अगला, मानवाधिकारों की घोषणा के समय संयुक्त राष्ट्र संघ कितने देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया था? तो इसके पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 48 देशों ने मिलकर के इसको जो है पारित करवाया था। कुल 58 सदस्य थे जिनमें 48 ने पक्ष में वोट किया और 8 इसमें अनुपस्थित रहे थे। 2 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इसके विपक्ष में वोट किया था।
दत्तक ग्रहण के लिए कानून कौन सा है? अभी बताया था, दत्तक का मतलब है गोद लेने की प्रक्रिया, और गोद लेने से संबंधित जो कानून है वो किशोर न्याय जे एक्ट 2015 में बताया गया है। ठीक है, वैसे तो कारा से संबंधित, लेकिन कारा इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, तो ये आपका जे एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। और जो कारा है ना, वो देख लीजिए, कारा जो अधिनियम है वो इसी अधिनियम के नियमित में, मतलब कि जे एक्ट 2015 में ही कारा के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो कारा का वर्णन जे एक्ट 2015 में किया गया है। चलिए, एनएचआरसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको अभी बताया था, रंगनाथ मिश्रा जो न्यायमूर्ति थे वो एनएचआरसी के पहले अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1993 में आयोग की स्थापना के समय इन्होंने यह पदभार ग्रहण किया था। तो वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने घर में जितने भी मोबाइल हैं सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन और ये वाली वीडियो चला दीजिए, क्योंकि अगर 500 के आसपास व्यूज नहीं आते हैं तो भाई माफ कीजिएगा, अगली वीडियो नहीं आ पाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो रिस्पांस नहीं रहता है। कल वाली वीडियो देख करके मन एकदम टूट सा गया कि 150 व्यूज भी नहीं पहुंच पा रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद में, तो क्या ही मतलब है इतनी मेहनत करने का? क्यों ना हम पुलिस और बाकी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए मेहनत करें। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।